अंतर्गत क्वसी जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में कानूनगो का क्या रोल है, कैसे डील करेंगे कानून को, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 में दो प्रकार के ड्यूटी आप लोगों को असाइन किए हुए हैं, दिए गए हैं। पहला है प्रशासनिक कार्य, एक्ट में जो प्रोविजन किया हुआ है और नियमावली में, उसके आधार पर आपको विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य करना है। प्रशासनिक कार्य का मतलब ये हुआ कि फील्ड वेरिफिकेशन वो एक्ट में प्रोविजन किया हुआ है, रूल्स में प्रोविजन किया हुआ है कि इस त्योहार के दौरान आपको फील्ड वेरिफिकेशन करना है, मैप में जो भूखंड बने हुए हैं उनका। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य होगा जब आप खानापुरी में आएंगे और खानापुरी के दौरान जब भूखंड का खेसरा नंबर देकर और लैंड रिकॉर्ड्स के आधार पर किसी भी व्यक्ति के का जो खेसरा नंबर दिया हुआ है उसका सत्यापन करेंगे कि ये फलाने व्यक्ति का है, तो बेसिस जो होगा सत्यापन का वो लैंड रिकॉर्ड्स होगा। तो जैसे ही आप लैंड रिकॉर्ड्स की एंट्री करेंगे खेसरा पंजी में और खानापुरी पर्चा निर्गत करेंगे, उस व्यक्ति को अपने जमीन का पता चल जाएगा कि मेरे पास कुल कितनी जमीन है, मेरे स्वामित्व में जमीन जो भी भूमि है उसका खेसरा नंबर क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, वो जानेगा। और अगर उसको कोई दिक्कत दिखाई पड़ेगा कि हमारे खेसरा नंबर की एंट्री में जो रकबा दिया हुआ है वो गलत प्रविष्टि है, तो उसके खिलाफ वो आपके यहाँ दावा या आक्षेप दाखिल करेगा। तो उन दावों और आक्षेपों की जब आप सुनवाई करेंगे तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हुआ, यानी क्वसी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा। उसमें कोई भी दावा और आक्षेप में तीन प्रकार के महत्वपूर्ण विषय होते हैं, सब कोई नोट कर लेंगे। इस तीन के बाद चौथा आपके पास नहीं आएगा। पहला होगा एरिया यानी क्षेत्रफल, किसी भी खेसरा का जो भूखंड मानचित्र है उस खेसरा का क्षेत्रफल का सुधार संबंधी देगा कि नहीं साहब हमारी जमीन में जो हमने ओनरशिप में प्राप्त किया है 10 डिसमिल है किंतु इसमें 9 डिसमिल दर्ज हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल के सुधार के लिए वो आपके पास केस फाइल करेगा, दावा या आक्षेप दाखिल करेगा। दूसरा जो दावा आक्षेप होगा, जो आपके सुनवाई का विषय होगा, क्षेत्राधिकार का विषय होगा, वो होगा ओनरशिप, यानी नाम उस खेसरा नंबर में आपका आना चाहिए किंतु किसी अन्य व्यक्ति का उसमें दर्ज हो गया है। ये बहुत बड़ी गलती हुई कि पर्टिकुलर खेसरा अगर दर्ज है किसी का खेसरा नंबर 1 तो उसमें आपका नाम आना चाहिए, नहीं संबंधित रैयत का नाम आना चाहिए, तो उसके बदले किसी अन्य के नाम की प्रविष्टि हो गई है। तीसरा आएगा खेसरा के साथ साथ उसका जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वर्गीकरण, कि ये खेसरा होमस्टीड नेचर का है कि एग्रीकल्चर नेचर का है कि कमर्शियल नेचर का है, किस नेचर का है। अगर वो होमस्टीड दर्ज है और वो जोत रहा है तो आपके यहाँ आपत्ति दर्ज करेगा कि नहीं साहब ये एंट्री गलत है, ये होमस्टीड नहीं है बल्कि एग्रीकल्चरल लैंड है। अगर उसकी एंट्री हो गई है व्यवसायिक तो वो आपके यहाँ दर्ज करेगा कि नहीं साहब ये मेरा जो जमीन है उसका दर्ज होना चाहिए था एग्रीकल्चरल किंतु ये व्यवसायिक रूप में दर्ज हो गया है। यही तीन प्रकार के आपके पास केस आएंगे और इन्हीं तीनों की सुनवाई करनी है खानापुरी पर्चा लेवल तक। तो जुडिशियल प्रक्रम क्या होता है, जुडिशियल सिस्टम क्या होता है जो आप काम करने जा रहे हैं, एक्ट विथ रूल्स काम करने जा रहे हैं। एक्ट विथ रूल्स काम करके किसी भी व्यक्ति के जोत अधिकार का एक प्रमाण आप देंगे। जोत अधिकार का किसी भी व्यक्ति के जोत में जो भूमि होती है उसका एक प्रमाण पत्र आप देंगे कि साहब आपके द्वारा इतनी जमीन धारित की जा रही है, होल्ड की जा रही है, और वो देंगे आप खानापुरी पर्चा के माध्यम से। खानापुरी पर्चा में एंट्री करके आप उसको हस्तगत कराएंगे, प्राप्त कराएंगे कि आपके पास कुल इतनी जमीन है। और वही खानापुरी पर्चा सुनवाई होने के बाद खेसरा पंजी संशोधित रूप से बनेगा जिसके आधार पर प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख बनेगा जिसका पब्लिकेशन होगा और अधिकारों के अभिलेख में उसकी प्रविष्टि होगी।
यानी किसी भी व्यक्ति के जोत अधिकार का एक डॉक्यूमेंट प्रदान करना, एक कागजात प्रदान करना, वो एक्ट विथ रूल्स होता है, किंतु वो अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत होता है। तो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दो तरह की बातें आती हैं। हम लोगों का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो भारत में न्यायिक प्रणाली है, वो दो प्रकार से काम करती है। एक विशुद्ध रूप से न्यायिक जुडिशियल, विशुद्ध रूप से न्यायिक होने का माने हो गया, मतलब हो गया कि जो सिविल न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट काम करता है वो न्यायिक रूप से करता है काम। तो जो सिविल नेचर की कार्रवाई होती है सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 के माध्यम से होती है, और उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस 100% लागू होते हैं। दूसरा होता है अर्ध न्यायिक कार्रवाई, यानी जो रेवेन्यू कोर्ट का जुरिडिक्शन है, जो राजस्व से संबंधित काम करने वाले पदाधिकारी हैं, जो भी करते हैं उसको कहा जाता है अर्ध न्यायिक सुनवाई। इस अर्ध न्यायिक सुनवाई में जो कार्य उनके द्वारा किया जाता है उसमें पक्ष को सुनना है, किंतु इंडियन एविडेंस एक्ट के और सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 के सभी प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। कुछ ही प्रोविजंस लागू होते हैं। सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, गवाहों का उपस्थापन, गवाही लेना, और उसके बाद सुनकर एक आदेश पारित करना। तो जो आदेश पारित होता है वो आदेश पारित होता है समरी, माने संक्षिप्त रूप से सुनकर आदेश पारित किया जाता है, जिसमें सभी सीपीसी के प्रोविजंस और इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। यही अर्ध न्यायिक सुनवाई, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग इसी को कहते हैं। हाँ नमस्कार जी। जी 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 जी। हाँ आप फिर हमें फोन करेंगे फिर। ठीक। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, चूंकि ये जुडिशियल सिस्टम है, इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा दायरा है और हम लोगों के पास लिमिटेड समय है। इसी लिमिटेड समय में आपको बता देना है और वैसे वैसे पॉइंट्स को बता देना है जो आपके कर्तव्य निर्वहन के दौरान जब आप फील्ड में जाएंगे काम करने, वो आएंगे और उसके आधार पर आप कार्य करेंगे। इसलिए इसको मैं बहुत विस्तृत नहीं बताने जा रहा हूँ, संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ। इसी के अंतर्गत आपको काम करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके यहाँ केस करेगा, नेचर क्या होगा केस का? तो नेचर होगा, कोई भी व्यक्ति को जब आप खानापूरी पर्चा हस्तगत कराएंगे, तो खानापूरी पर्चा क्या हुआ? उसके जोत अधिकार की भूमि का जो विवरण है जिसको वो होल्ड कर रहा है, वो जब आप उसको बना करके उस रैयत को, उस काश्तकार को जब आप हस्तगत कराते हैं, तब वो जान पाता है कि साहब मेरे पास कुल कितनी भूमि है, उसका विवरण क्या है, उसका खाता नंबर क्या है, उसका खेसरा नंबर क्या है, वो कौन से पुराने खेसरा से बना है, और उसकी बाउंड्री क्या है, यानी चौहद्दी उसकी क्या है। पहली बात तो उसका जो वेरिफिकेशन होता है, उसमें जो जमीन दर्ज हुए रहते हैं, उन जमीनों को दर्ज करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कही जाती है भूमि अभिलेख के आधार पर। यानी किसी भी व्यक्ति के पास भूमि से संबंधित जो भी अधिकार होते हैं उनका उसके पास डॉक्यूमेंट होता है। तो कैसे होता है भूमि में अधिकार, किसी व्यक्ति को कैसे मिलता है, किस प्रकार से मिलता है? तो पहला अधिकार मिलता है किसी भी व्यक्ति को जो भारत में रह रहा है, एक ही नियम है, भारत में रहने वाले को दो प्रकार के, अगर वो हिंदू हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गाइड होते हैं, अगर वो मुस्लिम हैं तो मुस्लिम विधि से गाइड होते हैं, शिया विधि और सुन्नी विधि उन पर एप्लीकेबल होती है। तो यानी दो प्रकार की स्थिति बनती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट और मुस्लिम विधि। तो इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अगर उत्तराधिकार प्राप्त होता है, उत्तराधिकार प्राप्त होने का मतलब हुआ कि पिता की जमीन में पिता के नहीं रहने के बाद उस व्यक्ति को उत्तराधिकार प्राप्त होना। अगर पिता मरेंगे, मिस्टर ए एक पिता हैं, अगर वो मरते हैं, उनको दो बेटे हैं,
तो उनके मरने के बाद जो भू संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल होगा उनके बेटों को होगा, और जो शेयर बटेगा वो 3 शेयर बटेगा। माने अगर मिस्टर ए पिता है, अगर वो मर जाते हैं, 2 बेटे हैं और 1 पत्नी है, तो 3 शेयर बटेगा। यानी उनके इनहेरिटेंस में मर जाने के बाद जो उत्तराधिकार प्राप्त हुआ वो उस व्यक्ति को मिला। तो उत्तराधिकार के आधार पर आपके पास कोई भी व्यक्ति क्लेम करेगा। अब उत्तराधिकार के आधार पर आपके सामने रखेगा कि कैडेस्ट्रल सर्वे में या रिविजनल सर्वे में इस जमीन की प्रविष्टि इंट्री खतियान में मेरे परदादा के नाम से थी, और परदादा के मरने के बाद मेरे दादा हुए, दादा के मरने के बाद मेरे पिता हुए, मेरे पिता भी मर गए हैं, और उसके बाद मैं हूं। यानी मैंने खतियान में जो दर्ज रैयत हैं उनके मरने के बाद जो उत्तराधिकार का सिस्टम बना है, जो प्रक्रम हुआ है, मेरे दादा परदादा के मरने के बाद उनके पुत्र हुए, उनके मरने के बाद फिर मेरे पिता हुए, मेरे पिता के मर जाने के बाद मैंने इसको उत्तराधिकार में हासिल किया। तो उत्तराधिकार के आधार पर जमीन प्राप्त करना। दूसरा, पिता के मरने के बाद, दादा के मरने के बाद जो उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति प्राप्त होती है उसका बंटवारा होता है। अगर 2 भाई हैं, 1 माँ है, 2 भाई हैं, 1 बहन है, 1 माँ है, तो इक्वल शेयर लगेगा। क्योंकि 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसमें लड़की को भी लड़कों के समान कोपार्टनर माना गया। कोपार्टनर माने सहदायिक। हम लोग हिंदू परिवार में जो भी हैं वो उनको कहा जाता है कि संयुक्त हिंदू परिवार के अंग हैं। तो पहले लड़कियों को संपत्ति में शेयर नहीं मिलता था, सिर्फ पिता के मर जाने के बाद पिता के शेयर में से लड़कियों को मिलता था। लेकिन उसको संशोधित कर दिया गया है। अब लड़कियां भी लड़कों के समान संपत्ति में पूरा हिस्सा पाएंगी। जो लड़कों को मिलेगा वो लड़कियों को भी मिलेगा। तो यानी अगर ये पिता मरते हैं तो ये पिता के मरने के बाद जो शेयर हुआ और उसका जो बंटवारा हुआ तो 4 शेयर हुआ। 2 बेटा, 1 बेटी और 1 पत्नी उनकी, यानी 4 भाग में बटा। अगर उनके पास 8 एकड़ जमीन है तो प्रत्येक व्यक्ति को बंटवारा में 2-2 एकड़ हिस्सा आया। यानी बंटवारा के आधार पर उसने संपत्ति में हिस्सा प्राप्त किया और उसके आधार पर उसको स्वत्व हासिल हुआ, टाइटिल। तीसरा, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन खरीदता है सेल डीड से, तो जमीन खरीद सकता है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, यानी खेती करने के लिए। दूसरा, घर बनाने के लिए। अगर वो जमीन खरीदता है तो उसको जो संपत्ति में शेयर मिला उसका खुद का हुआ, क्योंकि उसने डायरेक्ट परचेज किया है किसी व्यक्ति से, किसी विक्रेता से उसने जमीन क्रय किया, इसलिए उसका 100% खुद का टाइटिल बना। और जब वो टाइटिल होल्ड करता है तो वो कहा जाता है कि वो इस भूमि का एक्सक्लूसिव ऑनर है, स्वामित्व तो उसे हासिल है। तो इसके आधार पर अधिकारों का अभिलेख यानी खतियान जो बनेगा उसमें एंट्री होगी। चौथा, किसी व्यक्ति को अगर गिफ्ट में प्राप्त होती है भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में पिता ने, दादा ने, उनके अपने परिवार के किसी व्यक्ति ने दान दिया, वो भूमि देते हैं, उनको अधिकार है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में, मुस्लिम विधि में किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी हिस्से की जमीन में से या स्व अर्जित भूमि में से किसी को भी वो दान कर सके। तो दान के आधार पर उसका स्वत्व प्राप्त होता है, टाइटिल प्राप्त होता है, उसके आधार पर अधिकारों के अभिलेख में उसकी एंट्री होती है। पांचवा, विल। विल के द्वारा अगर कोई व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करता है, वसीयत उसको कहते हैं। विल माने वसीयत, उसकी हिंदी हुई। और वसीयत के आधार पर कोई व्यक्ति जमीन में प्राप्त करता है तो उस जमीन का उस भूमि पर उस व्यक्ति का स्वामित्व हो जाता है, जिसके आधार पर अधिकारों के अभिलेख में यानी खतियान में, खेसरा पंजी में उस व्यक्ति के नाम की एंट्री होती है। उसके बाद विनिमय, एक्सचेंज करना। रैयत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सचेंज करते हैं। अगर किसी के घर के बगल में किसी दूसरे रैयत की जमीन है
तो अपनी सुविधानुसार उसे ले लेते हैं और अपनी जमीन अगर उसके घर के बगल में रखे हुए हैं तो उसको दे देते हैं। इसको कहते हैं विनिमय करना। तो विनिमय के आधार पर, एक्सचेंज के आधार पर उस व्यक्ति को उस भूमि में टाइटल हासिल होता है और वो अधिकारों के अभिलेख में उसकी एंट्री होती है। छठा, किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार, जो लैंडलेस पर्सन है, उसको जमीन बंदोबस्त करती है। सरकारी भूमि जिसको कहते हैं गैरमजरूआ खास या गैरमजरूआ मालिक भूमि, बंदोबस्त करती है। बंदोबस्ती के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसमें टाइटल मिलता है उस जमीन का, तो वो स्वत्व मिलता है और उसके आधार पर अधिकारों के अभिलेख में उसकी एंट्री होती है। आठवां, किसी भी व्यक्ति को सरकार अधिग्रहित कर, अधिशेष अधिग्रहित करे, यानी भू हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत अगर सरप्लस जमीन लेती है, किसी का जमीन डिक्लेयर करती है कि ये सरप्लस है, तो उसके आधार पर वो पुनः रैयतों को बांट देती है। तो जो बटा हुआ जमीन होता है, रैयत जिस पर अपना स्वामित्व हासिल करते हैं, उसके आधार पर अधिकारों के अभिलेख में एंट्री होती है। फिर भूदान के अंतर्गत जमीन, भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को दान दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसकी जब संपुष्टि हो जाती है, उसके आधार पर जो उसको स्वामित्व हासिल होता है, वो अधिकारों के अभिलेख में एंट्री का कारण बनता है। वासगीत पर्चा, वासगीत पर्चा अगर किसी भी व्यक्ति को मिलता है होमस्टीड लैंड का, तो उसका स्वामित्व होता है, उस पर उसका टाइटल हासिल होता है और वो अधिकारों के अभिलेख में एंट्री का एक सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा सरकार लैंडलेस पर्सन को रैयती भूमि खरीद कर होमस्टीड लैंड के लिए देती है। तो ये सब जो 10-11 कारण हैं जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी जमीन में अधिकार मिलता है और वो अधिकार उसके स्वत्व का, उसके टाइटल का सृजन करता है और वो सृजन अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टि का कारक तत्व बनता है। तो ये ज्योत अधिकार हो गए। इन ज्योत अधिकारों के आधार पर आप जब सर्वे करने जाएंगे, जमीन का वेरिफिकेशन करेंगे और अगर एंट्री करेंगे खेसरा पंची में, उसको रूल 9 के सब रूल 6 में जब खानापुरी पर्चा निर्गत करेंगे, खानापुरी पर्चा के आधार पर कोई भी रैयत देख कर कि ये प्रविष्टि सही नहीं है, आपके यहाँ आपत्ति दाखिल करेगा कि नहीं साहब ये गलत है, आपकी एंट्री गलत है, इसमें क्षेत्रफल गलत है, इसका खेसरा नंबर गलत है, इसका नेचर गलत है, तब आपको सुनवाई करना पड़ेगा। सुनवाई का प्रक्रम वहां से प्रारंभ हो जाता है, जिसको कहते हैं अर्ध न्यायिक कार्यवाही। कार्यवाही को जुडिशियल नेचर की नहीं है, अर्ध है, क्वैशी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में भी आपको नेचुरल जस्टिस का पालन करना है। नैसर्गिक न्याय यानी दूसरों की सुनो। नैसर्गिक न्याय उसको कहते हैं कि एक पक्षीय नहीं, किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई केस आपके यहाँ दाखिल किया, खाता सुधार से संबंधित, रकबा सुधार से संबंधित, ओनरशिप के प्रविष्टि के गलत जो प्रविष्टि हो गई है उस पर आपके यहाँ केस फाइल किया, तो वो जो सुनवाई कर एक आप निर्णय देंगे, कागजातों के आधार पर निर्णय देंगे, तो उसको कहा जाता है नेचुरल जस्टिस। यानी जो प्रतिवादी होगा, दूसरा पक्ष होगा, उसको सुनकर जब आप आदेश करेंगे तो उसको कहा जाएगा कि आपने नैसर्गिक न्याय का पालन किया है। अब आपके पास वाद कौन दाखिल करेगा, केस कौन फाइल करेगा आपके सामने में, आप लोग सब कोई नोट कर लें। बाद में वहां पर आपको बताने वाला कोई नहीं होगा फील्ड में, इसलिए आज जो बताया जा रहा है उसको नोट कर लेंगे। तो रेफरेंस के लिए बहुत सारी किताबें हैं, मैं उनको लिखा दूंगा और उससे आप रेफरेंस प्राप्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसको आपने खानापुरी पर्चा हस्तगत कराया है, अगर वो उस एंट्री के खिलाफ, खानापुरी पर्चा के एंट्री के खिलाफ अगर आपके पास दावा या आक्षेप या कोई वाद दाखिल करता है कि साहब ये गलत है, तो उसको कहा जाता है वादी, क्योंकि उसने आपके यहाँ एक वाद, एक आपके यहाँ एक केस फाइल किया, वादी। और उस केस में किसी न किसी के नाम से गलत एंट्री हो जाती है,
यानी मिस्टर ए की जमीन मिस्टर बी के नाम पर एंट्री हो गई है, तो जिसको वो बनाता है कि मेरी जमीन है किंतु इसकी प्रविष्टि गलत नाम से हो गई है, मिस्टर बी, तो जिसको उसने बनाया विपक्षी, उनको कहा जाता है प्रतिवादी, यानी जो किसी भी वाद का प्रतिवाद करे। अब जब प्रतिवादी आपके यहाँ अपीयर होगा, उपस्थित होगा, जब आप उसको सुनेंगे तो वादी के वाद का वो प्रतिवाद करेगा कि नहीं ऐसा आप गलत बोल रहे हैं, ये मेरी जमीन है, और अपना डॉक्यूमेंट दिखलाएगा। तो यही वादी और प्रतिवादी होंगे। इंपॉर्टेंट पक्ष यह है कि जब आप फील्ड में काम करेंगे खानापुरी पर्चा के दौरान, शिविर कार्यालय होगा, उसमें जब आप सुनवाई करेंगे तो आपके पास केस कौन फाइल करेगा? फाइलिंग ऑफ द केसेस किसके द्वारा होंगे? तो केस जो पीड़ित पक्ष होगा, यानी वादी जिस व्यक्ति को आपने खानापुरी पर्चा दिया है, वो फाइल करेगा, दाखिल करेगा कि साहब इस खानापुरी पर्चा की प्रविष्टि गलत है। दूसरा, अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूं और मेरा गृह जिला सुपौल है, तो मैं केस फाइल करने सुपौल नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूं, मुझे सरकार उतना छुट्टी नहीं दे पाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि अपने एडवोकेट को नियुक्त करूंगा कि साहब आप देख लीजिए। तो एडवोकेट वादी के तौर पर जब वकालतनामा के साथ आपके पास केस दाखिल करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे उस व्यक्ति का जिसने उनको अपने ओर से पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया है। तो पहला हो गया वादी जो स्वयं केस फाइल करने वाला हुआ, दूसरा हुआ उनका एडवोकेट यानी अधिवक्ता जो आपके पास केस फाइल करेगा, तीसरा जो एग्रीव्ड पक्ष है यानी जिसको आपने खानापुरी पर्चा हस्तगत करवाया है, उस खानापुरी पर्चा के प्रविष्टि के खिलाफ उसको सुनना है, तो तीसरा पक्ष होगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक कारबार उसका देखने वाला। मान लीजिए कि मैं पटना में हूं, मेरा गृह जिला सुपौल है, तो मेरे घर का काम जो भी देख रहा है मैं उसको प्राधिकृत करूंगा कि तुम मेरा लीगल कारोबार देखते हो, तुम केस फाइल कर सकते हो, तो केस फाइल करेगा। चौथा, कोई व्यक्ति जो अवयस्क है, मर्द ये है, अंडर एज है, यानी 16 साल का नहीं है, माइनर है, तो माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजन किया हुआ है, वो हिस्सा नहीं ले सकता है। तो माइनर केस कैसे फाइल करेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग होंगे, जब आप सर्वे की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है कि उस दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसके बच्चे अगर छोटे छोटे हैं तो केस फाइल कौन करेगा? उसके रिप्रेजेंटेशन किसके माध्यम से होगा? तो या तो उसकी जो संरक्षक होगी उसकी माँ, उसके द्वारा, अगर माँ भी नहीं होगी तो उसका जो संरक्षक कोर्ट ने जिसको नियुक्त किया है वो फाइल करेगा। इन दोनों ही स्थिति में या सोशली, सामाजिक रूप से किसी न किसी व्यक्ति को संरक्षक बना दिया जाता है लोगों को देख रेख करने के लिए, वो फाइल करेगा। इसके अतिरिक्त कोई पागल व्यक्ति है तो पागल व्यक्ति को जमीन के जोत अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? तो उस पागल व्यक्ति का देख रेख करने वाला जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो गार्जियन होगा, वो केस फाइल करेगा। पांचवा, अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, अंडर एज हैं और उनको संपत्ति से संबंधित विवाद है, वसीयतनामा के विवाद है, तो जुडिशियल कोर्ट के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा अगर नियुक्त किया हुआ कोई व्यक्ति है कि दोनों का देखभाल करेंगे और ये केस फाइल करेंगे, वो होगा। तो केस फाइल करने वाला मैंने बता दिया कि यही व्यक्ति आपके पास केस फाइल करेंगे। अब इस आधार पर आप रद्द नहीं कर सकते हैं उसका केस कि प्रॉपर व्यक्ति ने फाइल नहीं किया है। प्रॉपर व्यक्ति वो हो गया जो वादी हुआ, दूसरा उसका एडवोकेट हो गया,
तीसरा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, चौथा अगर अंडर एज है तो उसका जो गार्जियन है, देख रेख करने वाला है, वो हो गया, जो पागल है उसको जो देख रेख करने वाला है उसके ओर से हो गया, छठा जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया हुआ है। तो इतने तरह के लोग केस फाइल करेंगे। आपके पास जैसे ही साउंड नहीं आ रहा है सर। हेलो। आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो। हेलो। साउंड नहीं आ रही है। हाँ, साउंड तो किसी को नहीं जा रही है। कोई सुन भी नहीं रहा। साउंड नहीं आ रही है सर। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। सर साउंड नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी अब? जी नहीं। जी जी। आज जी अब आ रही है सर। अभी आ रही है सर। अभी आज जा रही है आवाज? जी 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 सर। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। सबों को सुनाई पड़ने लगी ना? जी जी जी। जी ठीक है सर। जी ठीक है, सर। वो फॉल्ट था, यहाँ से कंप्यूटर फॉल्ट हुआ था। चलिए, तो मैंने बताया आप लोगों को कि कोई भी व्यक्ति केस फाइल करेगा तो केस फाइल करने के बाद आपको सुनवाई करनी है। उसकी सुनवाई कैसे करेंगे? ध्रुव कुमार, आपको आवाज जा रही है? ध्रुव कुमार जी सुन रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। तो आपको सुनवाई करनी, यानी मैंने अगर आपके सामने, आप मेरे कानूनगो हैं और मैं एग्रीड हूं, आपने मुझे खानापुरी पर्चा हस्तगत कराया है, मेरे जमीन का उसमें विवरण दिया है, तो मैंने जब आपके पास केस फाइल किया कि साहब आपने जो खानापुरी पर्चा दिया है उसमें जमीन की गलत एंट्री हुई है और मेरी जमीन का जो खेसरा नंबर है किसी अन्य के नाम पर दर्ज हो गया है, तो आप उसकी सुनवाई करेंगे और मैं उसके समर्थन में डॉक्यूमेंट दूंगा, कागजात दूंगा। तो इसी को कहते हैं सुनवाई करना। तो केस मेकआउट करना, यानी जैसे ही कोई व्यक्ति वाद दाखिल करेगा, केस फाइल करेगा आपके यहाँ, तो वो एक केस बन जाएगा और उसकी आप सुनवाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट, केस फाइल होने के साथ ही आपको एक केस पंजी बना करके रखना है। उस केस पंजी में यानी रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी। दूसरा,
केस पंजी में एंट्री होने के साथ साथ आपको कार्यवाही अभिलेख यानी एक प्रोसीडिंग ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कार्यवाही प्रोसीडिंग ड्रा करना। तो कार्यवाही अभिलेख का जो प्रोविजन किया हुआ है, वो प्रोविजन किया हुआ है, उस किताब का नाम आप लोग नोट कर लें, चूंकि आपको जरूरत पड़ेगी फील्ड में उसकी। बिहार अभिलेख हस्तक 1960 का नियम 129। बिहार अभिलेख हस्तक हाँ 1960 का नियम 129। ठीक है। दूसरा, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, बोर्ड मिसलेनियस रूल्स 1958 का नियम 127। कैसे सर बोलिए? बोर्ड मिसलेनियस रूल्स का नियम 127। इन दोनों नियमों में प्रोविजन किया हुआ है कि जैसे ही किसी पदाधिकारी के पास, राजस्व पदाधिकारी के पास किसी व्यक्ति के द्वारा अगर केस कोई वाद दाखिल किया जाता है, तो उसको एक कार्यवाही ड्रॉ करनी, यानी एक प्रोसीडिंग उसको स्टार्ट कर देना है। तो वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, पहले पहल कहाँ होगा? तो एक पंजी में दर्ज होगा, एक केस रजिस्टर होगा उसमें दर्ज होगा, और दूसरा एक आदेश फलक ऑर्डर शीट बनेगा उसका, और वो ऑर्डर शीट बनेगा नियम 129 और 127 के अनुसार, जो अभी मैंने लिखाया है। उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 20। फॉर्म 20 में एक आदेश फलक बनेगा, और उस आदेश फलक में उस केस की पूरी विवरणी दर्ज करनी होगी। विवरणी नंबर 1, वादी का नाम, जिसने केस फाइल किया है उसका नाम, केस वादी का नाम दर्ज हो जाएगा, उसका पूरा पता। दूसरा, उस केस में उसने प्रतिवादी किसको उसने बनाया है। प्रतिवादी मतलब कि जमीन उसकी है और किसी अन्य के नाम से उसका खुल गया है, खेसरा बन गया है, रकबा उसका बन गया है, तो उसका नाम, पिता का नाम। तीसरा, उसमें जो एंट्री होगा, केस का प्रकार, किस तरह का केस उसने किया है, नक्शे में सुधार के लिए किया है, खेसरा में सुधार के लिए किया है, कि जमीन के स्वामित्व में गलत एंट्री हुई है, दर्ज होना चाहिए मिस्टर ए का और दर्ज हो गया है मिस्टर बी का नाम, उसके लिए किया है। तो केस का प्रकार हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि कोई भी क्वसी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, अर्ध न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ होती है, तो उस अर्ध न्यायिक कार्यवाही का सिद्धांत है न्याय हित, नेचुरल जस्टिस। न्याय हित में ये कह रहा है कि सुनो, दूसरे की भी सुनो, यानी अगर किसी ने वाद फाइल कर दिया, केस फाइल किया, तो आप उसमें दूसरे की भी बात सुने, और वो जो भी कह रहा है न्याय हित में, उसके आधार पर पुनः वादी को भी सुने, तो यानी उसको अवसर मिलेगा। तो दूसरे की बात आप कैसे सुनेंगे? दूसरे की बात आप तभी सुनेंगे जब उसे आप सूचना देंगे, नोटिस देंगे कि मिस्टर ए जो इस केस के वादी हैं, उनके द्वारा इस टाइप का केस दाखिल किया गया है, जिसमें जमीन से संबंधित ये विवरणी है, खेसरा पंजी के एंट्री के आधार पर खानापूरी पर्चा बना है, और उस खानापूरी पर्चा के विरुद्ध अगर आपको अपना पक्ष रखना है तो आप अपना पक्ष रखें, यानी उनको सूचना देना और एक डेट फिक्स करना, निर्धारित करना कि फलाने तारीख को, यानी जो निर्धारित तिथि होगी उस दिन मेरे द्वारा इस केस में सुनवाई की जाएगी, और इस आशय का उसको सूचना हस्तगत कराना, यानी प्राप्त कराना। तो ये प्राप्त आप कैसे कराएंगे? खानापूरी पर्चा के खिलाफ उसने केस किया, आपने कार्यवाही अभिलेख बनाया, प्रोसीडिंग एक बनाया, केस पंजी में आपने दर्ज कर दिया, और नोटिस आपने उसको किया, सूचना दिया। तो वो जैसे ही सूचना उसको आप देंगे, वो प्राप्त कर सकता है, यानी जो उसको देने वाला होगा, नोटिस तामीला करने वाला होगा, किसी न किसी के माध्यम से आप नोटिस उसके यहाँ भिजवाएंगे, नोटिस उसे प्राप्त कराएगा। अगर उसने प्राप्त कर लिया नोटिस,
बहुत अच्छा। तो उस पर जो तामीला कराने वाला है नोटिस का हस्ताक्षर होगा कि मैंने इस व्यक्ति को नोटिस तामील किया, फलाने तारीख को किया, तो वो एपियर होगा। दूसरा, हो सकता है कि वो नोटिस तामील करने गया किंतु वो व्यक्ति नहीं मिला। चूंकि ये जो कार्रवाई है, जो अर्ध न्यायिक क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इस प्रोसीडिंग के अंतर्गत संक्षिप्त सुनवाई करना है, समरली। और इसका डिस्पोजल जो एक्ट में प्रोविजन किया हुआ है, नियमावली में प्रोविजन किया हुआ है कि 30 कार्य दिवस के अंतर्गत आपको इसकी सुनवाई कर निर्णय दे देना है। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाया, या उसने नोटिस लेने से इनकार किया, या उसने नोटिस लेने से इनकार किया। तो नोटिस लेने से इनकार किया, जो व्यक्ति होगा, जो तामीला कराने गया होगा, वो लिख करके देगा कि इसने नोटिस प्राप्त करने से इनकार किया। तो तीसरा ऑप्शन है कि उस नोटिस को पुनः हम निर्गत करेंगे, इशू करेंगे, और उसके घर के सामने में जहां से वो निकलता है वहां चिपका देंगे कि वो उसको देख ले। चौथा, अगर वो व्यक्ति घर पे नहीं है, उसके घर में भी कोई नहीं है, हो सकता है वो नौकरी करने बाहर चला गया हो, तो पहले ही हम लोगों ने बताया है शुरू में ही कि जैसे ही वो अपना स्वघोषणा पत्र देगा, स्वघोषणा पत्र में संबंधित रैयतों का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसमें हम लोग दर्ज करवा लेंगे कि आप दीजिए अगर है तो आपके पास उस व्यक्ति का जिसके नाम से खानापुरी पर्चा आप निर्गत कर रहे हैं, मोबाइल का डाटा है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, आप मोबाइल से उससे बात करेंगे, सूचना देंगे। ये न्याय हित में काम होगा, इसी को कहते हैं नेचुरल जस्टिस। उसको सूचना मिली। अगर उसने मोबाइल नंबर भी नहीं दिया है, नहीं है, ट्रेसलेस है, तब नोट कर लीजिए सब कोई, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 तब एप्लीकेबल होगा, और उसके आधार पर आपको नोटिस की कार्रवाई करनी है। ऑर्डर 5 रूल 1 से लेकर 20 तक में प्रोविजन दिए हुए हैं कि किन किन स्थितियों में किसी व्यक्ति को नोटिस प्राप्त कराना है, यानी सूचना देना है। तो कोई व्यक्ति नोटिस नहीं ले रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, भाग रहा है, नोटिस लेने से इनकार कर रहा है, तब हम पेपर में इश्तहार देंगे। दैनिक समाचार पत्र जो वहां लोकल लोग पढ़ते हैं, उसमें हम इश्तहार देंगे। तो पेपर में इश्तहार देने का मतलब हो जाता है कि उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी निश्चित रूप से हो जाएगी कि उसके जमीन के संबंध में विवरण निकला हुआ है और सुनवाई का डेट ये निर्धारित हुआ है, ये नोटिस होना है, यानी नेचुरल जस्टिस हो गया। और इन सारे तथ्यों को आपको आदेश फलक में, ऑर्डर सीट में लिखना है, डेट वाइज लिखना है कि आज श्री फलाने जो प्रतिवादी हैं, इस प्रतिवादी को नोटिस किया गया। तो लिखेंगे जब नोटिस उधर से आएगा लौट करके कि उन्होंने प्राप्त किया या नहीं किया। प्राप्त किया तो लिख देंगे प्रतिवादी ने नोटिस प्राप्त किया है, दिनांक इतना को सुनवाई की तिथि है, अभिलेख रिकॉर्ड सुनवाई के लिए उपस्थापित करें। तो आपका जो पेशकार होगा उस दिन आपके सामने में उस रिकॉर्ड को रखेगा कि आज इस डेट में वादी फलाने के केस पर प्रतिवादी की सुनवाई होनी है, अब सुनवाई करेंगे। फर्स्ट डेट, मान लिए कि प्रतिवादी उपस्थित हो गया, वादी भी उपस्थित हैं, और उस दिन प्रतिवादी ने आपके सामने में डिमांड किया रखा कि मुझे एक समय चाहिए कि मैं अपने दावे के समर्थन में डॉक्यूमेंट दे सकूं, कागजात दे सकूं। तो आपको मैंडेटरी है उसको समय देना है। अगर वो लिखित रूप से मांगेंगे कि मुझे समय चाहिए, उसके वकील अगर अपीयर होंगे और वो कहेंगे कि साहब मुझे आप समय दीजिए, तो मैंडेटरी है उसको समय देना है। अगर वो समय लिया और उसने उस निर्धारित तिथि को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो पुनः न्याय हित में उसको आप एक और समय देंगे, क्योंकि आपके पास 30 दिन का ही लिमिटेड समय है। और ये लिख देंगे आदेश फलक में कि इनके द्वारा एक तिथि की मांग की गई थी, किंतु इन्होंने उस तिथि को
अपने पक्ष में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, दावे के समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, पुनः इन्हें एक अंतिम तिथि दी जाती है अपने दावे के समर्थन में कागजात दाखिल करने के लिए। वो देंगे, निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जमीन आज के सोसाइटी में प्रेजेंट ये जो वैज्ञानिक युग है उसके मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। बहुत मूल्यवान संपत्ति हो गई है जमीन। पहले यानी कैडेस्ट्रल सर्वे जब हुआ 1892 में और 1916 तक पूरे बिहार में फाइनल हो गया, अंतिम हो गया, रिकॉर्ड ऑफ राइट आया बन करके, तो उस समय में जमीन लोगों को ढूंढती थी कि कहां लोग हैं। आज स्थिति यह है कि लोग जमीन को ढूंढ रहे हैं कि कहां मुझे एक कट्ठा जमीन मिल जाए कि हम खरीद करके घर बना लें। परिवर्तन हो गया है, स्थिति में परिवर्तन हो गया है, आबादी बढ़ी है और आबादी का बोझ अब जमीन पर बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जमीन के मूल्य में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब 1 डिसमिल जमीन के लिए लोग मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, न्याय के लिए केसों का भरमार लग जाता है कि ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। ये जमीन के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। दूसरा, आप किसी के स्वामित्व का आप निर्धारण करने जा रहे हैं। खानापुरी पर्चा क्या है? खानापुरी पर्चा पर सुन करके उसके स्वामित्व के बारे में निर्णय देना कि नहीं, इस जमीन के स्वामी मिस्टर ए है, यानी जोत अधिकार इनका है, इसकी प्रविष्टि की जाए या इसके रकबा में सुधार किया जाए। तो लैंड के रकबे में सुधार होना भी उसके स्वामित्व से जुड़ा हुआ है। तीसरा, प्रकृति यानी लैंड की, भूमि की जो प्रकृति है उसका सुधार होना भूमि से जुड़ा हुआ है। यानी किसी भी व्यक्ति को जब आप इन सारे कार्रवाइयों का एक प्रमाणिक डॉक्यूमेंट देते हैं, अधिकारों का अभिलेख जब बन करके उसको मिलता है, तो उसको कहा जाता है कि अब ये इसका अधिकारों का अभिलेख मिल गया, इस भूमि में इसका अधिकार है, जो स्वत्व के ओर उसको खींच रहा है, यानी टाइटल अब क्रिएट होने जा रहा है, उसका टाइटल मिल गया। जैसे मान लीजिए कैडेस्ट्रल सर्विस डिस्ट्रिक्ट है, कैडेस्ट्रल सर्वे में मिस्टर ए के नाम से खतियान बना, रिकॉर्ड ऑफ राइट बना, और आज उनकी चौथी पीढ़ी का उनका परपोता जिंदा है, उसके नाम से आप उस भूमि का रिकॉर्ड ऑफ राइट बना करके पुनः दे रहे हैं। तो उसने क्या अंतर आया कि मिस्टर ए अब नहीं रहे, उसके बदला मिस्टर डी को दिया जा रहा है, यानी उसका ज्योत अधिकार भी दे रहे हैं, साथ ही साथ उसके स्वत्व का एक प्रमाणिक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, टाइटल का उसका एक प्रमाणिक डॉक्यूमेंट उसको दिया जा रहा है। तो जो व्यक्ति किसी भी, जो पदाधिकारी या जो अधिकारी किसी व्यक्ति के स्वत्व का, टाइटल का, अधिकारों का अभिलेख अगर देता है, तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि उसको अच्छे ढंग से करें, काम करें, एक्ट विथ रूल्स, जो नियमावली में प्रोविजन दिया हुआ है और जो अभी बताया जा रहा है, इसको आप पालन करें, फॉलो करें। और इसके लिए कम से कम 4 किताबों को अपने सामने में रखें। पहला, एक्ट और नियमावली, जो बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट है, वो अपने सामने में रखें। और खानापुरी पर्चा के संबंध में जो भी विवाद हो, उसमें दिया हुआ है नियम 9 के 8 में, 9 में उसको नोटिस करना है, और नियम 10 में सुनवाई करनी, यानी 10 जो है, 10 का सब नियम 1, 2, 3, 4, यही 4 उसमें छोटे छोटे उप नियम बनाए हुए हैं, उसके अंतर्गत आपको सुनवाई करनी। तो सुनवाई करके एक आपको रिजन्ड ऑर्डर, यानी जो आप आदेश देंगे, वो हम बाद में बता देते हैं कि आदेश कैसे लिखेंगे आप, वो देना है। तो किसी भी व्यक्ति के ज्योत अधिकार का सुनिश्चितीकरण तभी हो सकता है जब आप इन 4 किताबों को रखें। पहला किताब बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट 2011, नियमावली 2012। दूसरा, तकनीकी मार्गदर्शिका निकला है 2019, अपने सामने में रखें। तीसरा, बोर्ड मिसलेनियस रूल्स 1958, वो रखें, उसका नियम 127 पढ़ें कि ऑर्डर शीट में किसी पदाधिकारी को क्या लिखना है, वो उसमें दिया हुआ है। चौथा, बिहार अभिलेख हस्तक 1960 का नियम 129,
रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, कार्यवाही अभिलेख का मेंटेनेंस कैसे होगा, तो इन चारों को रखेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। अब दूसरा जो सतर्कता आपको बरतनी है, सतर्कता ये बरतनी है कि भूमि में, किसी भी भूमि में जोत अधिकार का निर्धारण एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो आप आदेश देंगे उसके खिलाफ अपील भी होगा, उसके खिलाफ रिवीजन होगा, उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में रीट भी होगा। यानी आपके ऊपर 3 कैमरे बड़े बड़े लगे हुए हैं। अगर गलती होगी तो अपीलेट कोर्ट आपको पकड़ लेगा कि आपके द्वारा गलती की गई है, आपको पनिशमेंट दे देगा कि आपके द्वारा अकॉर्डेंस विथ लॉ नियमों का पालन नहीं किया गया है, ठीक ढंग से सुनवाई नहीं की गई है। दूसरा, रिविजनल कोर्ट फिर आपको पकड़ेगा, अगर अपीलेट कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन अगर वो रिवीजन में गया तो रिविजनल कोर्ट आपको पकड़ेगा। तीसरा, इन सबों से ऊपर है माननीय उच्च न्यायालय। अगर रीट हुआ तो रीट कोर्ट आपके प्रोसीड्यूरल मेथड को देखेगा कि जो प्रिजाइडिंग अफसर थे जिन्होंने ये आदेश पारित किया है, उनके आदेश पारित करने में नियमों का पालन हुआ है कि नहीं। अगर आपके द्वारा नियमों का पालन हुआ है तो एकदम थैंक्स देते हुए वो यह लिख देगा कि उन्होंने अपने जुडिशियल माइंड का प्रयोग किया है, इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, रीट को वो खारिज कर देगा। अगर नहीं हुआ है तो माननीय न्यायालय का जो वर्डिक्ट आएगा वो आपके खिलाफ जाएगा, आपको पनिशमेंट भी दे देगा, कई तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं। इसलिए कॉशसली इसको डील करना है। अर्ध न्यायिक कार्रवाई बिल्कुल जुडिशियल माइंड का प्रयोग करना है, न्यायिक, कि हम किसी को फांसी देंगे किंतु उसकी बात सुनेंगे। यही है नैसर्गिक न्याय कि पहले सुनो और सुन करके तब निर्णय करो। निर्णय में क्या क्या आएंगे ये हम निर्णय में बता देते हैं, लास्ट मेरा वही है बताने का। तो इतने सारे चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब ध्यान ये देना है कि किसी भी डेट में अगर आपने कहीं कानूनगो के रूप में कार्य कर रहे हैं, अब 600 केस, 500 केस, 400 केस आपके पास फाइल हुए हैं, तो एक दिन में तो आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट है सुनवाई का, 10, 20, 50 केस की ही सुनवाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं सुनवाई कर सकते हैं। तो बाकी जो पेंडिंग केसेस रह जाएंगे जिसकी सुनवाई नहीं हुई, तो उसकी सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी। उस डेट में अगर वादी अपीयर हुआ, प्रतिवादी अपीयर नहीं हुआ, तो कैसे आप सुनेंगे। तो सुनेंगे उसमें नेक्स्ट तारीख उसमें दे। म्यूट हो गया है सर आपका, सर म्यूट हो गया है आपका। आवाज म्यूट हो गया है सर। सर आपकी आवाज म्यूट हो गया है। नहीं, वो बोल रहे हैं कि आवाज म्यूट हो गया है, नहीं आ रही है आवाज। जी आ आ रही है रही सर है आप। सर, आ रही है। आ रही है जी जी सर। वो फॉल्ट जा रहा है, यहाँ से कुछ कुछ है, लाइन पावर आ रहा है जा रहा है, उसके कारण कुछ है। तो एक डेट में कोई लिमिटेशन होता है केस का, यानी आपने सुनवाई किया 25 केस 30 केस की सुनवाई किया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट भी अगर 200 केसेस फाइल हुए हैं तो रेस्ट तो बाकी लोग बचे हुए हैं सुनवाई के लिए, तो एक डेट फिक्स होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक न्यायालय पंजी होती है, न्यायालय पंजी संधारित होती है न्यायालय में कि एक डेट में जितने केसेस की सुनवाई होगी, अगर हुई और उस दिन बाकी केसों की सुनवाई नहीं हुई तो दूसरे डेट में सुना गया, तो उसमें डेट वाइज एक लिस्ट बनता है। इन केसों को उसमें रखा जाता है कि आज के डेट में हम ये केस सुनेंगे, 30 केस सुनेंगे, नेक्स्ट डेट में 30 केस सुनेंगे, फिर नेक्स्ट डेट में सुनेंगे। तो ये प्रोसेस है, कोर्ट प्रोसेस है। और सुनवाई पंजी में दर्ज होने के साथ साथ मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपके पास केस फाइल किया है, अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रतिवादी यानी वादी के द्वारा जो प्रतिवादी बनाए गए हैं कि इनके नाम से गलत एंट्री हो गई है, वो अपीयर हुआ, उपस्थित हुआ,
किंतु जो निर्धारित तिथि थी, दूसरे दिन जिसके केस की सुनवाई होनी थी, उस दिन वो अपीयर नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? एक क्वेश्चन उठेगा। तो क्या आप उसको नहीं सुनेंगे? नहीं, सुनना है उसको। नहीं, आप आदेश फलक में ऑर्डर शीट में लिखेंगे कि ये तिथि निर्धारित थी, प्रतिवादी दिनांक इतना को उपस्थित हुए थे और सुनवाई की तिथि आज निर्धारित तिथि थी, किंतु आज उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, दिनांक इतना को पुनः सुनवाई के लिए रखें। पुनः उस डेट में भी नहीं आया, क्योंकि एक बार वो अपीयर हो चुका है, उपस्थित हो चुका है। तो पुनः आपको दो ध्यान रखना है कि अगर उसके पास का मोबाइल नंबर आपके उस प्लेंट में, जैसे ही आपके पास प्लेंट फाइल होगा, केस फाइल होगा, प्रयास यह करेंगे जब केस की स्क्रूटनी होती है, देख रेख होता है, तो उसमें उसका मोबाइल नंबर जरूर डलवा देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अगर नहीं आ रहा है तो उसको मोबाइल से सूचना दें, एसएमएस उसको करें कि भैया आज इस केस की सुनवाई है, आप नहीं आए हैं, आप कृपया आ जाएं, मैं दूसरा डेट दे देना। तो अगर एसएमएस करने के बाद भी वो व्यक्ति अपीयर नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? इसको आदेश फलक में यह लिखेंगे कि मिस्टर ए के द्वारा जो केस फाइल किया गया है, बी इसमें प्रतिवादी बनाए गए हैं, प्रतिवादी का डिस्क्रिप्शन ये है, इन्होंने नोटिस प्राप्त किया, इनके द्वारा उपस्थिति दी गई, उपस्थिति देने के बाद ये निर्धारित तिथियों को लगातार अनुपस्थित रहे हैं, अतः एक पक्षीय सुनवाई की स्वीकृति दी जाती है, तब वन वे ट्रैफिक होगा, एक पक्षीय आप सुनेंगे। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो प्रतिवादी बनाया गया है, वो प्रतिवादी अगर उपस्थित नहीं होता है, नोटिस लेने से इनकार किया, तो आप लिखेंगे आदेश फलक में कि नोटिस लेने से इनकार किया, तब इनके घर पर चिपकाया गया, वो भी दर्ज करेंगे। तीसरा आप देंगे, इसके बाद दैनिक समाचार पत्र में भी इश्तहार निकाला गया और तब भी इनके द्वारा नहीं उपस्थिति दी गई। चौथा आप लिखेंगे, अगर आपके पास उसका मोबाइल नंबर होगा तो लिखेंगे कि इनको एसएमएस से भी सूचना दी गई और इसके बावजूद इनके द्वारा उपस्थिति नहीं दी जा रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी श्री फलाने को इस वाद में अपना पक्ष रखने के प्रति कोई अभिरुचि नहीं है। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं बैठ करके, ये वैज्ञानिक युग का कमाल है। तो थोड़ा जुडिशियल माइंड का प्रयोग करना है कि वो जैसे ही केस फाइल करे, आप उसका मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करवा दें। एक कॉमन बिहार में, चूंकि हम लोग हैं तो मैं बिहार की ही बात कर रहा हूं, हम लोग एक दिमाग में बैठाए हुए हैं कि अब एक कॉमन मैन यानी भैंस चराने वाला भी मोबाइल रखता है। एक रिक्शा वाला तो रखता ही है, लेकिन भैंस चराने वाला भी अब मोबाइल रखता है। ये स्थिति हो गई है मोबाइल की। तो अब ये नहीं है कि वो मोबाइल से दूर है, मोबाइल है उसके पास, तो हम उसको सूचना देंगे, एसएमएस करेंगे, वो हमारा एक एविडेंस हो जाएगा। एसएमएस देना एविडेंस हो जाएगा, क्योंकि जब वो अपीलेट कोर्ट में जाएगा तो अपीलेट कोर्ट में पहला उसका अपील का ये होगा कि प्रिजाइडिंग अफसर के द्वारा मेरी सुनवाई नहीं की गई, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। तो वो एविडेंस रहेगा कि नहीं साहब, आपको एसएमएस दिया गया था, पेपर में इश्तहार दिया गया था। बाकी चीज को वो डिनाई करेगा, लेकिन पेपर के इश्तहार को वो डिनाई नहीं करेगा, एसएमएस को वो डिनाई नहीं करेगा, चूंकि आपके मोबाइल के डाटा में वो सेव है। तीसरा क्वेश्चन ये बरतना है, सभी जानते हैं, अभी आप लोगों ने इस 2.5 महीने में देखा है कि बिहार के कितने लोग बाहर में हैं। अब एक डाटा हम लोगों के पास आ रहा है जो बाहर में काम करते हैं, नियर अबाउट, हो सकता है हमारा प्रिजम्पशन गलत हो, 50 लाख से तो ज्यादा ही है, करोड़ में भी पहुंच सकते हैं। यानी रोजगार के तलाश में हमें अपॉर्चुनिटी है, लिबर्टी है कि हम विश्व के किसी भी कोने में जाकर, देश के किसी भी कोने में जाकर अपना रोजगार हम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि घर पर जो मेरी जमीन है, जोत की भूमि है, हम उससे महरूम हो जाएं। नहीं, मेरी वो भूमि है, हम अपने खेती नहीं करेंगे, हम दूसरे के माध्यम से खेती कराएंगे। तो यानी अगर कोई व्यक्ति माइग्रेट करके 4 महीने के लिए
कुछ बिहार के ऐसे जिले हैं कि जहां पर माइग्रेट करते हैं लोग, और वो होली में जरूर आते हैं, वो छठ में जरूर आते हैं, वो ईद में जरूर आते हैं, निश्चित है। कहीं भी रहते हैं वो चले आते हैं, या 3 महीने के लिए गए बाहर, पुनः चले आते हैं। इन द मीन टाइम अगर आपका ये सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया और इस बीच में वो रैयत नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला भी कोई नहीं है, उसकी पत्नी भी नहीं है, अगर परिवार के साथ चला गया है, तो भी आप गांव में सारे लोग उसके हैं, कोई ना कोई नाते रिश्तेदार होंगे, उसका मोबाइल नंबर भी आप प्राप्त करेंगे। इसी को कहते हैं संचार तंत्र का विकसित किया जाना, यानी प्रचार प्रसार करने के साथ साथ संचार तंत्र जो है हमारा जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करना। जितना अच्छा होगा कम्युनिकेशन प्लान हमारा, उतना ही पारदर्शी तरीके से हमारा रिकॉर्ड बनेगा, अधिकारों का अभिलेख तैयार होगा, और अधिकारों के अभिलेख के तैयार होने में त्रुटि जब नहीं होगी तो थैंक्स रहेगा कि हमारे इस पदाधिकारी के द्वारा जो अधिकारों का अभिलेख निर्माण किया गया, जो सहयोग दिया गया, वो एक्ट विथ रूल्स है और उसमें कोई त्रुटि नहीं। अब इस जुडिशियल कार्रवाई का अंतिम जो प्रक्रम है जो मैं बता रहा हूं, वो सबके लिए काफी आवश्यक है। सभी कोई सुनवाई करेंगे, अवसर सबों को मिलना है। इस सुनवाई में न्याय हित में आपने नोटिस किया, नोटिस के बाद उसका अपीयरेंस हुआ, अपीयरेंस नहीं हुआ, अपीयरेंस नहीं हुआ तो वन वे ट्रैफिक आपने चलाया कि हमने फलाने फलाने डेट को इनको सूचना दिया, एसएमएस दिया, और अपीयर नहीं हुए। इन सारे बिंदुओं को, इन सारे चीजों को आदेश फलक में जो डेट में आपके सामने रिकॉर्ड उपस्थापित किया जाए, रखा जाए, उसमें नोट करना है, निश्चित रूप से नोट करना है। अन्यथा अपील होने पर, रिवीजन होने पर, ऑनरेबल न्यायालय में रीट होने पर आप संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए जब मुझे ये अवसर मिला हुआ है जानने का, तो मैं जान करके वही काम करूं कि मुझे कोर्ट से थैंक्स मिले कि नहीं साहब, इस पदाधिकारी ने अपने जुडिशियल माइंड का प्रयोग किया है, प्रोसीड्यूरल मेथड में कोई गलती नहीं हुई, तो थैंक्स मिलेगा कोर्ट से, और आपका जो आदेश किया हुआ रहेगा वो बरकरार रहेगा। तो कैसे? अगर कोई व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर गया, नोटिस भी उसने नहीं लिया, पेपर में भी आपने नहीं दिया, पेपर में आपने निकाला और अपीयरेंस उसका नहीं हुआ, और आपने एक पक्षीय सुनवाई किया, आदेश पर रखा, हो सकता है कि एक डेट में आपने 30 केस की सुनवाई किया, 30 केस का जजमेंट, निर्णय 1 घंटे में नहीं लिखा जा सकता है, 2 दिन 1 दिन लग जाता है। नेक्स्ट डे वो व्यक्ति अपीयर हो गया और उसने कहा कि महोदय, मुझे सूचना प्रॉपर वे में नहीं मिली, मैं इस कारण से नहीं आ सका आपके यहाँ अपना पक्ष रखने, मेरा भी पक्ष आप सुन लें। तो क्या करेंगे आप? उसे नहीं सुनेंगे या सुनेंगे? एक आदमी बताएं। सुनेंगे। रंजीत कुमार सिन्हा जी बताएं तो क्या करेंगे आप? आपने आदेश में उसको फिक्स कर दिया है, आदेश पर रख दिया है कि ये व्यक्ति लगातार अपीयर नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने एक पक्षीय सुनवाई किया। बोलिए रंजीत कुमार सिन्हा जी, क्या करेंगे आप? नहीं बता पा रहे हैं आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एमडी अंसारी, एमडी अहसन, हाँ आप बोलिए। देखिए तो आवाज नहीं जा रही है क्या? अगर 30 डेज हो गया होगा तो नहीं सुनेंगे, और नहीं हुआ तो सुनेंगे। हाँ, आवाज उनकी आने लगी। नहीं, ये तरीका नहीं हुआ इसका, चूंकि सबों को बताना एक साथ संभव नहीं है, इंडिविजुअल। फिर से आप देखिए, आवाज नहीं जा रही है, आवाज देखिए, फिर से आ रही देखिए, है, आ रही है ना? जी, जुडिशियल, न्यायिक माइंड, मस्तिष्क का प्रयोग उसको कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सुनना। अगर हमने आदेश पर रखा है कि कल हम इसका आदेश करेंगे, परसों आदेश करेंगे, या चौथा रोज आदेश करेंगे, तो आदेश के दौरान, उसी दौरान कोई व्यक्ति अगर अपीयर हो जाता है और कहता है कि नहीं, मेरा भी सुन लीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट आया हुआ है, और उस जजमेंट का नट सेल में मैं बता रहा हूं
कि अगर डेट है तो आप केस को पुनः रिकॉल करें, रिकॉल, और वादी को भी सूचना दें कि मिस्टर प्रतिवादी इस केस में अपीयर हो गए हैं। इस चूंकि एक उनके नहीं आने के कारण एक पक्षीय सुनवाई की गई थी, इसलिए इसकी सुनवाई कल की जाएगी। नहीं, आवाज जा रही है, देख लीजिए फिर से जरा से देखिए तो। जी सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? तो जी 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 पुनः वादी को भी सूचना देंगे और ये डेट तय कर देंगे कि मैं इसको कल सुनूंगा, परसों सुनूंगा, क्योंकि आपके पास मोबाइल नंबर भी है उसका। जिस दिन अपीयरेंस हो किसी का केस में, न्यायालय में, न्यायालय की जो पंजी होती है उस पंजी में उसका मोबाइल नंबर जरूर एंट्री करवा दें। तो ऐसे क्या होगा कि वादी को भी यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि इन्होंने प्रतिवादी के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत मालाफाइड इंटेंशन से सर 30 डेज के बाद 30 डेज हो जाएगा तो भी? नहीं 30 डेज वाला नहीं है अभी। अभी है किसी केस में अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस का। जी सर, जी ठीक सर। ठीक है, चूंकि हमें 30 दिन का मिला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति टाइम मांगता है स्पेशल केस में, वो बीमार हो गया, बाईपास सर्जरी हो गई उसकी, तो 30 डेज का नियम उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। उसको ये कहा जाएगा कि आप अपने एडवोकेट के माध्यम से आप इसमें रिप्रेजेंट करें, ठीक है, या आपका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके माध्यम से आप इस केस में अपना पक्ष रखें। यह तरीका हुआ, लीगल वे में चलना है हमको। तो पहला चीज हो गया कि हम केस को रिकॉल कर लेंगे, वादी को भी सूचना दे देंगे, और जो फिक्स डेट होगा उस दिन वादी और प्रतिवादी को हम सुनवाई कर लेंगे। दूसरा, अगर फिक्स डेट है आदेश का, उस दिन आपने आदेश कर दिया और उसके बाद अपीयर होता है कोई व्यक्ति, तब ये उसको बताना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर नेचुरल जस्टिस में नोटिस किया गया, आप नहीं आए, अब मैंने चूंकि आदेश कर दिया है इसलिए मेरे खिलाफ, जो मेरे आदेश के खिलाफ जो मेरे वरीय पदाधिकारी हैं सुनवाई करने वाले, उनके यहाँ आप केस फाइल करें। अपॉर्चुनिटी उसको वहां भी है सुनने के लिए, तो वो करेगा। न्याय का ये सिस्टम बना हुआ है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपने दोनों पक्षों की सुनवाई कर लिया, तो सुनवाई में आप क्या लिखेंगे? सुनवाई करने के बाद आपका जो निर्णय होगा वो क्या होगा, कैसे लिखेंगे निर्णय? तो निर्णय कैसे लिखना है? तरीका नंबर 1, पहला कि इस वाद में, इस केस में जो केस का नेचर हो, लिख देंगे प्रकृति, किस प्रकृति का केस है। दोनों पक्षों, वादी एवं प्रतिवादी, अगर वादी खुद आ रहे हैं तो वादी का नाम, उनका पूरा पता, प्रतिवादी खुद आ रहे हैं उनका नाम और पता। अगर दोनों ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपीयर हो रहे हैं तो आप लिखेंगे कि वादी और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, कभी भी अधिवक्ता शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो कोर्ट का लैंग्वेज है उसका प्रयोग करेंगे। विद्वान अधिवक्ता अपीयर हुए, उपस्थित हुए, दोनों पक्षों को सुना गया, निर्धारित तिथियों को, जिस जिस डेट में आप सुने होंगे उसकी तिथि उसमें एंट्री करनी होगी आदेश फलक में, सुना गया। तब उसके बाद में लिखेंगे कि वादी का कथन ये है, वादी जो भी अपना दावा किए होंगे वो अपना किए, आप दे देंगे वादी का कथन। इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा एक कथन है, यानी प्रतिवादी ने वादी के प्रतिवाद को इन आधारों पर गलत ठहराया है, वो नोट कर देंगे। तब लिखेंगे कि वादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, कागजात ये दाखिल किए गए हैं, और उन कागजातों की पूरी विवरणी आपको आदेश फलक में लिखनी होगी। जो भी पेपर दें उसकी विवरणी आपको लिखनी होगी। प्रतिवादी के द्वारा जो भी पेपर दिए गए होंगे उसकी विवरणी आपको लिखनी होगी। तब आप लिखेंगे इस केस में बिंदु क्या है, विचारणीय बिंदु क्या है। तो विचारणीय बिंदु अगर आपके सामने आता है कि ओनरशिप का जो डिसीजन हुआ है मिस्टर ए के नाम से होना चाहिए, वो मिस्टर बी के नाम पर चला गया है, तो अभिलेख क्या करें, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो क्या करें। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह रहा है कि नहीं साहब मिस्टर बी के नाम से होना चाहिए था, अगर ए के नाम से रिकॉर्ड ऑफ राइट बना हुआ है और ये इनहेरिट करते हुए चौथी पीढ़ी के हैं और किसी गलत नाम से यानी मिस्टर ए के नाम से दर्ज हो गया है, तो
उस खतियान के आधार पर, रिकॉर्ड ऑफ राइट के आधार पर, वंशावली के आधार पर, उनके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर वही होगा कि मिस्टर बी का सही प्रतीत होता है। इस आधार पर सुधार करने का आदेश दिया जाता है और तदनुसार सुधार करें, यही लिखा जाएगा। अगर प्रतिवादी का गलत है, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसे प्रूफ नहीं होता है, तो जो मिस्टर ए के नाम से दर्ज है वो मिस्टर ए के नाम पर सही प्रतीत होता है, प्रतिवादी का दावा खारिज किया जाता है। यही आदेश मॉडल होता है। इस मॉडल में कभी भी इंथ्यूजियास्टिक व्यू नहीं रखना है, क्योंकि आपके ऊपर 3 प्रकार के रडार हैं, 3 जगह हैं, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे। हमेशा हम अगर निर्णय कर रहे हैं तो किसी से बंधे हुए नहीं, किसी के डॉक्यूमेंट से नहीं बंधे हुए हैं। जो सही है उसी को ऑर्डर शीट में लिखना है, उसी के आधार पर निर्णय देना है। यानी जो जुडिशियल माइंड का प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है कि वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप प्रशासनिक कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति हमेशा न्याय की बात करता है, न्याय की भाषा लिखता है। और चूंकि आप किसी से नहीं बंधे हुए हैं, सही काम करने के लिए आपको दिया गया है, इसलिए हमेशा उसको फॉलो करेंगे और उसके आधार पर आप कार्य करेंगे। ये जुडिशियल सिस्टम हुआ। और इस जुडिशियल सिस्टम को चूंकि ये बहुत लंबा होता है, बहुत ब्रीफ में मैंने बताया, नैसर्गिक न्याय भी बताया, आदेश फलक में क्या लिखेंगे ये बताया हमने। इसके अतिरिक्त केस पंजी मेंटेन करेंगे जरूर। तो केस पंजी किसी भी पदाधिकारी का आईना होता है कि वो कितना अच्छा अपने जुडिशियल माइंड का प्रयोग कर रहा है, वो आईना होता है कि नहीं साहब ये आदमी न्याय हित में काम कर रहा है, केस पंजी में एंट्री कर रहा है, विधिवत रूप से सुनवाई कर रहा है। सुनवाई में आप क्या लिख रहे हैं, आदेश क्या कर रहे हैं, एक अलग मामला होता है। कोई भी प्रिजाइडिंग अफसर अगर निर्णय करता है किसी में तो एक्ट विथ रूल्स करता है, डॉक्यूमेंट के आधार पर करता है। इसलिए माना जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट के आधार पर किया गया निर्णय है वो सही। प्रोसीड्यूरल मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर किसी को क्वेश्चन है मन में तो वो क्वेश्चन हमसे करें। मैं 5 मिनट समय दे रहा हूं। देखिए सत्य प्रकाश राय, देख लीजिए टाइम कम है इसमें। पेज 1 पर है, 4 पे है। वारिस हुसैन क्वेश्चन कीजिए। सर छोटा 3 क्वेश्चन है सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। जी सर, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज कर लीजिए कि आप बता रहे थे कि सर किसी फादर हैं, वो फादर अब नहीं रहे, तो उनके बाल बच्चे में वो बंटवारा होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई लेडी है वो नहीं रही, तो उनके बेटा और बेटी में भी उसी तरह से बराबर बंटवारा होगा क्या? हाँ, इनका क्वेश्चन है, सब लोग सुन लेंगे कि मिस्टर ए पिता हैं, पिता के मरने के बाद उनके पास अगर 2 बेटे हैं, एक पत्नी है और पत्नी नहीं है, तो बंटवारा कैसे होगा? तो पत्नी भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो दोनों बेटे के बीच में इक्वल बंटवारा हो जाएगा। अगर 4 एकड़ जमीन है तो दोनों को 2-2 शेयर, 2-2 एकड़ मिल जाएगा। अगर सिस्टर है तो 3 शेयर लगेगा। और चौथा एक बात बता देना है हम कि अगर माताजी हैं, यानी उन दोनों बेटों की माँ भी हैं, तो 3 शेयर लगेगा। इन द मीन टाइम सर्वेक्षण के दौरान हो सकता है कि उनकी माँ मर जाए, तो माँ के शेयर में जो जमीन मिली हुई थी 2 एकड़, वो पुनः उनके बेटों में बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? जमीन माँ के ही नाम से थी। हाँ, पुनः माँ के नाम से थी, कोई दिक्कत नहीं है। माँ का दूसरा क्लास 1 का ईयर होता है, क्लास 1 का ईयर होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, सेक्शन 8 में दिया हुआ है क्लास 1 का एयर कौन होगा। तो सेक्शन 10 में जब जाएंगे तो उसमें दिया हुआ है क्लास 1 के एयर, क्लास बी के एयर। तो माँ के मरने के बाद क्लास 1 का एयर हो गए उनके बेटा, उनके बेटी। और शरीयत में जब आप मुस्लिम विधि में जाएंगे तो मुस्लिम विधि में जब भी उत्तराधिकार प्रारंभ होता है तो पिता के मरने के बाद होता है।
जब तक पिता जिंदा है किसी को कोई शेयर नहीं है। और पिता के मरने के बाद अगर वो शिया विधि से गाइड होते हैं तो शिया विधि में जो उत्तराधिकार का सिस्टम है उसके हिसाब से होगा, अगर वो सुन्नी विधि से है तो सुन्नी विधि से गाइड होगा। यही है। और चौथा क्वेश्चन बताइए सर। दूसरा क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर लैंड का आपने बोला कि एक्सचेंज हो सकता है। हाँ, तो क्या मतलब निवास वाले स्थान का भी एक्सचेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल, किसी भी जमीन का एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज में कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा कि अगर कोई भी आदमी 30 दिन का समय, अगर कोई आदमी समय मांगता है हमसे या उनके विद्वान अधिवक्ता समय मांगते हैं, लेकिन वो समय अगर 30 दिन से ज्यादा का मांग लिया जाए तो? नहीं, वैसे नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता को भी मालूम है, अगर वो एपियर होंगे तो उनको आप एक्ट दिखा देंगे, उनको नियमावली दिखा देंगे कि हमारा लिमिटेशन है। और कोई भी विद्वान अधिवक्ता एक्ट विथ रूल्स ही चलते हैं। लिमिटेशन वहां होता है कि कोई विद्वान अधिवक्ता तभी मांगते हैं। एक क्वेश्चन और आप सब लोग नोट कर लीजिए, सबों के लिए, ये मेरे दिमाग से मिस कर गया था, कि अगर केस की कार्रवाई हुई, वादी और प्रतिवादी दोनों एपियर हो गए, केस के सुनवाई के दौरान प्रतिवादी मर गया तो क्या होगा? तो प्रतिवादी के मरने के बाद संक्षेप में बता दे रहे हैं, वादी पर उनस जाता है कि वो सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 के ऑर्डर 22 के 3 सब रूल 3 के आधार पर वो प्रतिवादी के बाद जो बचे हुए हैं उसके वारिसगण, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनका नाम दे और आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, सुनवाई करनी होगी। क्योंकि किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके अधिकार को डिफीट नहीं किया जा सकता, उसके जो नियरेस्ट होंगे उनमें वेस्ट कर जाता है। चलिए आगे बढ़िए, दूसरे को दीजिए अवसर। थैंक यू सर। देखिए कौन है? हेलो, लीजिए, सत्य प्रकाश राय, बोलिए सत्य प्रकाश जी। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। क्या कहना है सर, अगर कोई जमीन का हम सर्वे किए और हमको लगा कि उस जमीन का कोई नहीं है, ना कोई उसका गार्जियन नहीं है उस जमीन का, तो सर अगर उसका कोई दूर का रिलेटिव है तो क्या सर वो ये कर सकता है सर? वो नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा। अगर किसी भूमि का आपने सर्वे किया, पब्लिश किया, पेपर में पब्लिश किया, सब कुछ किया, कोई एपियर नहीं हो रहा है, जी सर, ठीक है, तो आप उस जमीन का विधिवत रूप से सर्वे करेंगे और खेसरा पंजी में दर्ज करेंगे और तब एक नोटिस निकालेंगे, आप उस गांव में चिपकाएंगे नोटिस, और जो जनप्रतिनिधि होंगे उनको देंगे कि इस भूमि का भूमि सर्वेक्षण किया गया, 2 बार हुआ, एक किश्तवाड़ प्रकरण में हुआ, एक खानापुरी प्रकरण में हुआ, कोई भी इस भूमि का क्लेमेंट नहीं आ रहा है, तो उस भूमि को आप अपने जो एक तो अमीन डायरी होगी उसमें हो जाएगा, दूसरा यादाश्त पंजी में हो जाएगा, यादाश्त पंजी में आप दर्ज कर देंगे, पर्टिकुलर उस लैंड को आप छोड़ करके आगे चलेंगे। तीसरा, लोकल पूछताछ करेंगे आप कि वास्तव में ये भूमि किसकी है। पूछताछ के दौरान ये जरूर पता कर देंगे लोग, गांव के लोग अब इतने जानकार हो गए हैं कि वो बता देंगे कि मिस्टर फलाने की जमीन है, वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, इसका कारण नहीं हो रहा है क्योंकि जमीन अब इतना कीमती हो गया है कि अब कोई भी उस राइट से अपने को वंचित करना नहीं चाहता। तो यादाश्त पंजी में दर्ज होने के बाद खानापुरी प्रक्रम में जब आप नोटिस करेंगे, स्थानीय जांच करेंगे, पुनः आपको उसका सब चीज पता चल जाएगा। अगर वो रैयती भूमि होगी तो रैयत जो भी खड़ा होंगे रैयत के नाम से दर्ज होगा, अगर वो सरकारी भूमि होगी तो सरकार के नाम पर दर्ज हो जाएगा। एक बिहार टेनेंसी एक्ट में है 87 पीटी एक्ट, अबेंडन्ड होल्डिंग, तो आपको ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इसको अबेंडन्ड होल्डिंग डिक्लेयर किया जा चुका है, मैंने अब इसका कोई जोत करने वाला नहीं है, या सेक्शन 86 के अंतर्गत कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सरेंडर कर दिया कि नहीं अब हम इस जमीन को नहीं जोतेंगे, तो ये देखना होगा और वो सूची अंचल अधिकारी देंगे। थैंक यू। और कोई किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, इसका माने है कि सब कोई जान गए हैं। आशुतोष शीतल, हेलो, आशुतोष, आवाज नहीं जा रही है सर? हाँ बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि ये जो ऑर्डर राइटिंग है सर, एक एग्जांपल लेके सर एक एग्जांपल के तौर पे लिखवा देते सर,
मतलब टोटल एक हाँ वो आप लोगों को मिलेगा, वो मिलेगा। अभी आप लोगों ने इतनी जानकारी हासिल कर लिया और आप लोग एक अच्छे काम में लगने जा रहे हैं, यानी किसी के ज्योत अधिकार को एक अभिलेखबद्ध कर देने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को 4 किताब बताया, इन चारों को पहले पढ़ लीजिए। रेलिवेंट मैंने रूल्स भी बता दिया, वो भी पढ़ लीजिए, वो भी आप लोगों को मिलेगा। मॉडल ऑर्डर शीट भी मिलेगा, जो बनाया मिलेगा, तो घबराइए एक और क्वेश्चन है सर, एक और क्वेश्चन है। अगर संयुक्त परिवार में अगर बड़े भाई के नाम पे अगर कोई जमीन है तो क्या छोटे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? बिल्कुल। अब जो हम लोगों के यहाँ कल्चर है बिहार का कि उसमें संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त परिवार की कल्पना है कि माना जाता है कि जो परिवार है वो संयुक्त है, किंतु आजकल अब वो संयुक्त रहने की भावना खत्म हो गई। आप देखेंगे कि सब कोई भाई जैसे ही नौकरी करने लगता है या कोई रोजगार में चला जाता है, सब अलग हो जाते हैं। बड़े भाई के नाम से है, वो आपस में बंटवारा कर लेंगे, आपको नोटिस देंगे, वो खुद चाहेंगे कि जो इनके जोत की जमीन है वो इनके नाम पे हो जाए। तो इसलिए संयुक्त जमाबंदी का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अगर आप देखेंगे कि इसमें दोनों भाई मिलकर चाहते हैं कि नहीं मेरे ही नाम से संयुक्त है, तो संयुक्त खाता खुलेगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है और मेरे पास टाइम लिमिट। हेलो मिथुन मंडल लास्ट क्वेश्चन, बोलिए। सर याददाश्त पंजी क्या होता है सर? याददाश्त पंजी होता है प्रपत्र 3.2 में उसको बनाया जाना है। प्रपत्र 3.2 ये याददाश्त पंजी ऐसा पंजी होता है कि आपने किसी भूखंड की जांच प्रारंभ की, जैसे किश्तवाड़ के दौरान आप रूल 7 के सब रूल 3 में आपने जांच किया और आपके सामने कोई व्यक्ति अपीयर नहीं हुआ, उस भूखंड के स्वामित्व का किसी ने दावा नहीं किया, कोई नहीं बताया, तो आप याददाश्त पंजी में दर्ज कर लेंगे कि इसका पर्टिकुलर खेसरा नंबर की जांच मेरे द्वारा की गई, अमीन के द्वारा की गई और हमने विधिवत रूप से इसकी सूचना दी थी कि सभी रैयत अपीयर होकर अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कोई नहीं है, उस पर्टिकुलर खेसरा को याददाश्त पंजी में दर्ज कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। खानापुरी के दौरान पुनः आपको याददाश्त पंजी में जब आप प्लॉट वेरिफिकेशन करने जाएंगे, जब स्वामित्व का निर्धारण करेंगे, अगर उस समय में भी कोई अपीयर नहीं होता है तो पुनः याददाश्त पंजी में दर्ज करेंगे और बाद में वो रैयत अगर अपीयर हो जाता है तो आप उसके स्वामित्व का, उसके जितने सारे पेपर्स हैं उसके आधार पर निर्धारण करेंगे।